दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे को हमने काफ़ी शानदार तेजी देखी है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में गिरावट थी, निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी। लेकिन क्या ये तेजी का दौर आगे भी जारी रहने वाला है या फिर इसमें गिरावट की संभावना बन रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से लिया गया है बहुत बड़ा डिसीजन, जो आने वाले समय बैंकों के लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या इसका निगेटिव इफेक्ट यस बैंक के ऊपर भी देखने को मिलेगा और क्या इसकी वजह से यस बैंक के शेयर में भी गिरावट हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक के अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या इसके नेगेटिव पहलू है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यस बैंक का स्टॉक जो पिछले कई समय से नहीं दौड़ रहा था, अब इसने दौड़ना शुरू किया है Q2 के बाद। तो क्या यह एक बार अब पुरानी अपनी हाई यानी 24.75 की हाई है उसको तोड़ के क्या नई हाई बनाएगा? क्या ये अपनी पुरानी हाई यानी 2020 के पहले जो 400 के आसपास स्टॉक हुआ करता था वहां तक जा सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो हमने BSE सेंसेक्स में कल गिरावट देखी है। 65,794 के स्तर पे 187 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.28% गिरा BSE सेंसेक्स। और बैंक के अंदर तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी बैंक में देख सकते हो कि 43,583 के स्तर पे 577 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.31% गिरा निफ्टी बैंक। तो बाजार में जो गिरावट की जो वजह बनी वो निफ्टी बैंक की थी। निफ्टी बैंक बहुत ज़बरदस्त गिरा और इसके पीछे आरबीआई का फैसला। अब आप देख सकते हो कि इसके गिरावट की दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह यह है कि एफआई ने जो पिछले 2 दिन से लगातार खरीदारी करते वो फिर से बिकवाल बन गए। तो 17 नवंबर को उन्होंने 11,557 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,035 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 477 करोड़ निगेटिव है। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन यानी 15 और 16 तारीख को उन्होंने खरीदारी की थी। लग रहा था कि अब बाजार में वो खरीदार बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने फिर से बिकवाली की। दूसरी तरफ बाजार के जो सबसे बड़ी टेंशन ये हुई कि इस महीने में पहली बार डीआई ने भी बिकवाली कर दी, यानी एफआई का साथ उन्होंने भी पकड़ लिया। उन्होंने भी बाजार में बिकवाली की है। 6,849 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,414 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 565 करोड़ निगेटिव है। तो ये पहली बार हुआ इस महीने में कि डीआई की बिकवाली बने एफआई के साथ में। तो दोनों की जो रुझान है वो निगेटिव बने और इस वजह से बाजार में गिरावट हुई। उसके बावजूद भी यस बैंक ने जो बहुत ही शानदार तेजी बताई है ये काबिल तारीफ है। इसका मतलब यहां पे बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू इस समय। अब आप देखते हो कि स्टॉक की शुरुआत 20.05 पर हुई, तो शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 20.15 की गुरुवार के दिन। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो एक 19.80 का इसने लो बनाया, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी तेजी की शुरुआत हुई तो 21.15 का इसने हाई भी बनाया, यानी 21 को क्रॉस किया और उसको पार करके फिर देख सकते हो जो क्लोजिंग है थोड़ी सी नीचे रही 20.65 के आसपास 2.4% की तेजी के साथ। तो आप देखो अगर बाजार में गिरावट नहीं बनती तो ये तेजी और भी शानदार हो सकती थी। वैसे पिछले एक महीने में स्टॉक ने 21% का शानदार रिटर्न दिया है। 17 के आसपास स्टॉक था एक महीने पहले, तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया। अब यहाँ पे जो बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि आरबीआई ने रिस्क वेट जो था बैंकों का और एनबीएफसी का उसको 25% बढ़ा दिया है, यानी अब जो पर्सनल लोन लोग लेते थे वो अब मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक बड़ा सख्त कदम उठा लिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देख सकते कि बैंकों और एनबीएफसी के लिए अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। रिवाइज नॉर्म में रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि समीक्षा के आधार पर कर्ज के मामले में जोखिम के संबंध में रिस्क वेट बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए रिस्क वेट को 25% बढ़ाकर 150% और 125% कर दिया है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। और इसके अलावा अगर गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी के बदले में जो लोन लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है, उसके ऊपर भी फिलहाल जो देख सकते हो कि जो रिस्क वेट है वो 100% ही रहेगा। तो अब देख सकते हो कि जो पर्सनल लोन जो जिस धड़ल्ले से बांट रहे थे बैंक, उसके ऊपर आरबीआई सख्त हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हायर रिस्क वेट का मतलब है कि जब अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन की बात आती है तो बैंकों को अलग से राशि का प्रावधान करना होगा। दूसरे शब्दों में यह वेट बैंकों की लोन की क्षमता को सीमित करता है, यानी आने वाले समय बैंकों को और अपनी जमा रकम को रखना होगा। इस तरह से जो ये अनसेफ अगर लोन बांटते हैं उसके लिए सामने सेफ्टी करनी होगी, बैंकों को अपनी जो है मजबूती दिखानी होगी, उसके लिए उनको अलग से प्रावधान करने होंगे।
रिजर्व बैंक की तरफ से शक्तिकांत दास ने हाल में ही कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में कुछ लोन में अधिक बढ़ोतरी की बात कही थी। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी को इंटरनल सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने, बढ़ते जोखिमों से निपटने और अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा कदम उठाने की सलाह दी थी। और दास ने जुलाई और अगस्त में ही प्रमुख बैंकों और बड़े बड़े एनबीएफसी के सीनियर अधिकारियों के साथ में बातचीत के दौरान कंज्यूमर लोन में उच्च वृद्धि और बैंक के उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता का भी जिक्र किया था। यानी पहले से ही सख्त हो चुका है इस समय आरबीआई, और इसका असर आने वाले समय देखने को मिल सकता है। बैंक और एनबीएफसी है जो आप देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, और उसका आने वाले समय में कुछ जो रिटेल लोन लेने वाले लोग उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बैंक है धड़ल्ले से बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए या फिर अनसिक्योर्ड जो लोन जिसको बोलते हैं, जिसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, वो अब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आगे जाके सारे के सारे रिस्क बन जाती है, वो बांधे एनपीए बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो देख सो कि कार्तिक श्रीनिवासन जो सीनियर वीपी और ग्रुप हेड है रेटिंग एजेंसी इकरा के अंदर, उनका कहना है कि इस आरबीआई के फैसले के बाद अब बैंकों को और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और लेंडर्स को अपनी तरफ से जो लोन बांट सकते हो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए अब उनको, और एक तरह से देखो बोरोवर्स को अब रेट बढ़ के भी मिलेगी। तो कुल मिला के एक तरह से अभी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका एक शॉर्ट टर्म में निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनका बिजनेस कम हो सकता है, बैंक के भी समय कतराएगी जो अनसिक्योर्ड लोन देने से, ऐसे में उनका जो रेवेन्यू है उसमें कमी आएगी। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लेकिन अगली आप ये संभावना जो देखें तो ये बैंकों को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया आरबीआई की तरफ से, जिसका आने वाले समय में उसका बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यह एक शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन तो निगेटिव है, उसका असर भी हमें देखने को मिला फ्राइडे को कारोबार में। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें, इसके पॉजिटिव पहलू पहले देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है इसकी एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 19.64% की वृद्धि देखने को मिली है। लास्ट ईयर 26,826 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 22.63% की वृद्धि देखने को मिली, जो ईयर ऑन बेसिस पे 7,980 करोड़ के आसपास था। लेकिन तीसरा पॉइंट निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.85% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 7,735 करोड़ के आसपास था। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव बन रहा है और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 42.53% की वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 228 करोड़ के आसपास था। लेकिन उसके बाद में एक पॉइंट फिर से निगेटिव बन रहा है और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 22.7% की यहाँ पे अभी भी परफॉर्मेंस कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आप देखो पिछले कुछ दिनों से इसने प्रदर्शन अच्छा किया, तो ये आप इसको पॉजिटिव पॉइंट समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखा वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 71 है, हायर देन सेक्टर के पी रेशियो जो 24.11 के आसपास। तो सेक्टर के पी के मुकाबले इसका पी रेशियो ज़्यादा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1.91 है, जो हायर देन 1 है। तो यह भी इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 1% है। तो यह फिलहाल देख सकते हो एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो डिक्रीज हुई है। इसके बाद में एक पॉइंट आपको यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई देगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 1.22 है। तो नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेके 1.5 की नॉर्मल रेंज है, उसके अंदर ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट 3 दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो वो आपको यहाँ पे टोटल 6 दिखाई देंगे। तो फिलहाल इसमें निगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, पॉजिटिव पॉइंट थोड़े से कम है। वीकनेस तो बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार हो रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिना डरे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी सुधार हुआ है। तो ऐसे में इस रिजल्ट को देख के कह सकते हैं कि यस बैंक आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, आने वाले समय एक शानदार तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, यस बैंक में निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।